मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं बिहार पैरामेडिकल के मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे। आज के इस लेक्चर के साथ मैं आपको बिहार पैरामेडिकल 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी की तैयारी स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो किस सेक्शन में आता है, हमारा साइंस वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, तो साइंस वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, देखते हैं हम लोग साइंस के सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम में जो साइंस वाला सेक्शन है उससे कुल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और इस 25 क्वेश्चन 3 भाग में बटा होता है। पहला पार्ट क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स से कुल मिला के आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। फिर दूसरा पार्ट क्या है, केमिस्ट्री, जिससे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। और तीसरा पार्ट होता है बायोलॉजी, जिसमें कि आपको 9 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन। और इसी 9 क्वेश्चन के लिए मैं आपको रेडी करने वाला हूं। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आप कैसे सबसे ज्यादा सही करेंगे, कैसे। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो देखिए बिहार पैरामेडिकल के लिए ना साइंस वाला सेक्शन ही सबसे टफ हो जाता है, माना जाता है सबसे टफ। और ये टफ होने का कारण है क्योंकि न्यूमेरिकल बैकग्राउंड इधर आ जाता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड भागता है, लेकिन जो बायोलॉजी का पेपर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ज़्यादा न्यूमेरिकल मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। यदि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेंगे, तो आप इस 9 क्वेश्चन में से आराम से 7 से 8 क्वेश्चन तो जरूर सही करके आएंगे। ठीक है, तो इसी 9 क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करूंगा। जिस तरीके से आज मेरे साथ आप फर्स्ट डे से जुड़े हैं, उसी तरीके से एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इस जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है जहाँ पे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, उस क्वेश्चन में खास बात ये होगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन होंगे जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर मॉडल पेपर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को कहा जाता है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे टॉपिक से डिपेंडेंट क्वेश्चन हो। जैसे कि वो टॉपिक के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उस टॉपिक से मैं तरह तरीके के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और बात रही कि जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक करवाया, ऐसा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट छुपा होगा उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल से बताऊंगा, ताकि उस टॉपिक से यदि दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए, तो आप अपना दिमाग लगा करके भी ऑप्शन को कम से कम छांट सके। ठीक है, तो इतना ही करना है। ठीक है, इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो प्लस लॉजी। क्या है, साइटो प्लस लॉजी। और साइटो का मतलब क्या होता है बताइए, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और लॉजी क्या है, लॉजी मतलब स्टडी, और स्टडी का हिंदी में क्या हुआ, अध्ययन। तो सेल यानी कोशिका और सेल की स्टडी, तो सेल की स्टडी यानी कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर 3 है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्लस इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। तो बताइए जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, अगर जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कह देंगे, बैक्टीरियोलॉजी। अगर इसी तरीके से विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी। और एक कंफ्यूजन वाली बात होती है कि जैसे जीवाणुओं के अध्ययन को तो बैक्टीरियोलॉजी कह लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया कि सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आप क्या बोलिएगा, सूक्ष्म जीवाणु को इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका क्या कह देंगे, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर हुआ।
दो तीन टर्म्स मैंने बताया। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, सेल की स्टडी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर हो गया? तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने किस तरीके कितने सारे टॉपिक्स को क्लियर करा, कितने सारे चीजों को सीखा। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कि थोड़ा सा आप पढ़िए, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब आप कर पाएंगे। तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किसका बना होता है? तो सबसे पहले तो ये आपको बात पता चला कि कोशिका का जो जीवित अंश है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। मतलब जो कोशिका का जीवित अंश किसको कहते हैं? लिविंग पार्ट किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। तो आखिर ये जीव द्रव्य किसका किसका बना होता है, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं, एक डायग्राम मैं बताता हूं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस डायग्राम को, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये सेल है। ये क्या है? एनिमल सेल है, यानी जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु, सॉरी टेक 1 सेकेंड यहाँ पे, जी। तो ये क्या है? जंतु कोशिका है जी। देखिए जंतु कोशिका यानी क्या है? एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो ये जो कोशिका है इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहेंगे। और अंदर में ये जो क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? अंदर में ये जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को अंदर क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो और केंद्रक का जो झिल्ली है बाहर वाला, ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कह देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और अगर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कहां? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कोशिका केंद्रक झिल्ली के बाहर, इसके बाहर, इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर जो मटेरियल पाया जाता है, जो भी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, यानी चिपचिपा द्रव्य है, जो भी चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म क्या हुआ? कोशिका द्रव्य। क्या कहता है? कोशिका, क्या? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो आपको देखिए दो तीन टर्म है यहाँ पे, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य हमने बता दिया क्या होता है? जो कोशिका है उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर, है ना, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी मटेरियल पाए जाते हैं सेमी फ्लूइड, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या हम लोग बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म में तीनों चीज इंक्लूड हो जाता है। तीनों क्या क्या? सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है वो, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म है जो वो, प्लस जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये राइबोसोम है। तो इतने जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं अंदर में वो भी इंक्लूडेड हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म कहने का अंदर हुआ कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो, सब चीजें मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य सम्मिलित रूप है कोशिका का, जिसमें कि कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य प्लस जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं अंदर में वो सभी माने जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे। इतना सुनने के बाद अब आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होना चाहिए।
क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किसका बना होता है, यही क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य का। जी नहीं, कोशिका द्रव्य का केवल नहीं होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य क्या दो ही चीज मिला होता है? नहीं, हमने बताया ना तीन चीज, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और जो भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल हैं उनका। केवल केंद्रक द्रव्य नहीं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जितने हैं सब मिलकर क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप क्लियर हो पाए कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य क्या है? तो सेल, सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है वो, प्लस अंदर में जो केंद्रक द्रव्य है वो, प्लस जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनको मिला देते हैं, तीनों को मिला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कहेंगे यानी प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है? इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर करते हुए मैं पढ़ाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। तो पावर प्लांट भैया, पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? तो हम लोग सुने हैं गांव घर में कि पावर प्लांट किसको कहते हैं? तो हमारे घर में जो बिजली आता है ना, हमारे घर में जो बिजली आता है वो कहाँ से आता है? तो पावर प्लांट से आता है। तो पावर प्लांट, बिजली एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा जहां बनता है ना, ऊर्जा का जहां उत्पादन होता है उसको हम लोग पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर प्लांट कहते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? जहां ऊर्जा का उत्पादन होगा उसको पावर प्लांट कह देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका का पावर प्लांट किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। समझ गए ना? तो कोशिका का जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट को कह सकते हैं हम लोग पावर हाउस भी। क्या कहेंगे? पावर हाउस, पावर हाउस भी कहेंगे। तो पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समझ लो, समझ गए भैया? तो समझे गए तो अच्छे से समझिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, इसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आप पूछेगा काहे इसको पावर हाउस कहते हैं, काहे पावर प्लांट कहते हैं? तो काहे की पावर प्लांट क्या होता है? जहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो मतलब कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह, हिंदी में बोले तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कोशिका का पावर प्लांट यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो कोशिकीय श्वसन, जिसको इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारे कोशिका के अंदर रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस में होता है? किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो अभी देखिए भैया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितना तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह, सब चीज एक ही चीज है। प्लस कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है? तो भैया ऊर्जा का उत्पादन कोशिकीय श्वसन से हो रहा है और कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इतना बात, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि हमारा कोशिका जो होता है ना, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक होता है एनिमल सेल जिसको हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं, एक होता है प्लांट सेल। क्या होता है? प्लांट सेल। तो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों को ना ऊर्जा का जरूरत है। तो दोनों में आपका क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी। का प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा? जी नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका माध्यम अलग होता है, उसमें दूसरे के माध्यम से होता है, मीजोजोम नाम का स्ट्रक्चर होता है। वो हम जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताएंगे डिटेल में। ठीक है,
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो दूसरे माध्यम से होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। जैसे कि हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं ये डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम, देखिए आपको दिख रहा होगा आप ये जो डीएनए है ये डीएनए भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लस राइबोसोम भी, जैसे कि ये दाना दाना जो दिख रहा है छोटा छोटा, वो राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर हायर लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस प्रकार का राइबोसोम है, तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट, पावर हाउस या फिर ऊर्जागृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया के उपरांत जो बनता है वो रासायनिक ऊर्जा बनता है, और वो रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन हमारे कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, जी हाँ दोनों में पाए जाते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, जी हाँ डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, जी हाँ राइबोसोम भी पाया जाता है। तो राइबोसोम किस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का। किस प्रकार का, 70S प्रकार का। समझे, तो इतना बात हम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बता दिए। अब बताइए, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं ना, और जितना भी आएगा क्वेश्चन करवाते चलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लाए हैं, वो क्या क्वेश्चन है, इस तरीके से है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो आपको पता है कि जो कोशिका होता है, जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्या है, जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, बताइए फटाफट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली और कोशिका के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर ही ना क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, और ये गुणसूत्र में ही ना डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये क्या है, क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और इस डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन। तो जो ये आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ सिर्फ पाया जाता है, गुणसूत्र सॉरी ये न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के अंदर ही ना सिर्फ डीएनए है, तो जी हाँ केंद्रक के अंदर ही सिर्फ डीएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो कि केंद्रक के अलावा जो है ना उसमें भी डीएनए होता है, वो कौन है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका में तो केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, सही बात है, लेकिन केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो अभी ना तुरंत दिखाए थे हमारे प्यारे दोस्तों कि आपको क्या दिखाए थे कि डीएनए किसके अंदर भी आया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, दिखाए थे ना डायग्राम में अभी। हाँ, तो वही क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा, देखिए केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाएगा क्योंकि वहां गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन यहां गुणसूत्र नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्र नहीं होता है, सीधा डीएनए पाया जाता है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य क्या होता है, तो देखिए कुछ कोशिकांग दिए हुए हैं जिसमें कि अर्धपारगम्य मतलब क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल। क्या कहेंगे, सेमी, ध्यान से सुनिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक डायग्राम दिख रहा होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब, पारगम्य मतलब क्या होता है, पारगम्य मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसमें क्या होता है, उस झिल्ली से सब कोई आर पार हो सकता है। सब कोई आर पार होगा तो उसको पारगम्य कहेंगे, कोई नहीं आर पार होगा तो इम्परमिएबल, मतलब कोई पारगम्यता नहीं है, वो पारगम्य दर्शाएगा ही नहीं। लेकिन अर्ध पारगम्य उसको कहेंगे जिससे कि कुछ पार भी हो जाए कुछ नहीं भी हो, मतलब एक साइज फैक्टर डिसाइडेड होगा कि हाँ इतना से बड़ा होगा तो पार होगा, इतना से छोटा होगा तो नहीं होगा। मतलब कि जैसे छेद छोटा छोटा है तो छेद छोटा छोटा है तो कुछ छोटा वाला पार्टिकल से पार हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये मेरा झिल्ली है, तो झिल्ली में जितना भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये सब क्या हुआ, नहीं पार हो पाया, और जो छोटका छोटका हीरो है ये सब क्या हो गया, पार हो गया, समझे।
तो छोटे का छोटा पार हो गया, तो इसी को हम लोग अर्ध पारगम्यता कहते हैं। तो ये जो अर्ध पारगम्यता प्रकृति हमारे कौन सी कोशिकांग, जो कोशिका का अंग है जो दर्शाती है, तो वो हमारा कौन है, कोशिका झिल्ली। क्या, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, ये केंद्रक है, तो जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसी को तो क्या कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ पे आपका आंसर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन मतलब मिसप्रिंट हुआ है, टाइप जो कि क्वेश्चन को प्रिंट किए हैं उनसे लगता है मिस्टेक हुआ। यहाँ पे मिस्टेक क्या, आपका दोनों आंसर हो जाएगा। जब एक ही चीज़ है तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो अनुवांशिकी का जो यूनिट होता है, अनुवांशिकी का यूनिट किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं। और ये जीन होता है कहाँ पे, तो अभी हमने आपको एक डायग्राम बनाया था ना, ये कोशिका है, क्या है, जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो ये आपका क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम। और ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और इस क्रोमोजोम का अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। क्या पाया जाता है, सॉरी, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। समझे, तो इस जीन, ये जो जीन है हमारा, वो किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए के अंदर। और डीएनए किसके अंदर है, गुणसूत्र के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन या तो डीएनए होगा या गुणसूत्र होगा। देखिए, तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किसमें, केंद्रक या झिल्ली में, नहीं भाई, केंद्रक के अंदर है ना, तो झिल्ली कहाँ से हो गया, गुणसूत्र में। जी हाँ, गुणसूत्रे में ना डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन है, मतलब गुणसूत्र के अंदर ही होगा। लाइसोसोम भी नहीं होगा, कोशिका कला भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र में। तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। देख रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कि आपको तो हम बताइए दिए कि ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। तो यही डीएनए के बारे में पूछ रहा है कि डीएनए केंद्रक के अलावा यानी न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस के बाहर और कहाँ मिल सकता है, तो वो कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझे, माइटोकॉन्ड्रिया में वो डीएनए पाया जाता है। क्लियर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का जो द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। तो डीएनए का जो द्विसूत्री संरचना है, द्विसूत्री संरचना कहने का मतलब समझ रहे हैं, डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल कहने का अर्थ है जो डीएनए होता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, वो सिंगल हेलिकल नहीं होता। एक हेलिकल इसका ये हो गया, दूसरा हेलिकल इस टाइप से होता है। देखिए ये दो हेलिकल हो गया ना। तो द्विसूत्री संरचना किसने बताया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वाटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए के द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो डीएनए में जो द्विसूत्री संरचना होता है, एक सूत्री ये है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो एक सूत्री ये है मेरा, तो ये डीएनए हो गया। ठीक है, अब डीएनए में जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड जिसको सूत्र कहते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, नाइट्रोजिनस बेस के द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार के द्वारा। और डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। वो चारों प्रकार है कौन कौन सा, पहला आप क्या बोलेंगे, एडिनिन। क्या बोलेंगे, एडिनिन। दूसरा क्या है, थाइमिन। तीसरा क्या है, गुआनिन। और चौथा क्या है, साइटोसिन। ध्यान रखिए 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। वो कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। और ये आपस में किससे किससे बाइंड होते हैं, तो एडिनिन जब भी बाइंड होगा थाइमिन से होगा,
ठीक है, और गुआनिन जब भी बाइंड होगा साइटोसिन से होगा। और एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन जब भी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए डबल बॉन्ड टी और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे लाइन से क्वेश्चन बनेगा जितना लाइन हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो किस प्रकृति का बॉन्ड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड जो है किस प्रकृति का है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझे? तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जो भी दोनों स्ट्रैंड है वो किससे आपस में मिलकर बना जुड़ा हुआ है? तो नाइट्रोजन युक्त क्षार के माध्यम से। देखिए नाइट्रोजन युक्त क्षार इधर से एक है, इधर से एक है, तो ये आपस में जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो हाइड्रोजन बंधन से। किसके? हाइड्रोजन बंधन से। तो आपस को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट आप बताइए कि डीएनए का जो द्विसूत्री संरचना था उसको किसने पता लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, फिर डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड्स होता है वो आपस में वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो नाइट्रोजनस बेस के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार के द्वारा। डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब ये चारों में पेयर में पाए जाते हैं। तो कौन किसके साथ जुड़ता है? तो भैया एडेनिन थाइमिन के साथ जुटेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुटेगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड। और इस जो भी बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं, स्ट्रैंड उसी को कहते हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, आपस में बंधे होते हैं किसके द्वारा? नाइट्रोजनस बेस के द्वारा। और नाइट्रोजनस बेस यानी यही जो है एडेनिन और थाइमिन वो किसके द्वारा ज्वाइंट होते हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, बताए थे। और ये डबल बॉन्ड का प्रकृति क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया? यही इसी कारण से हम आपको फोकस करवा रहे थे कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड हुआ वो किसके द्वारा ज्वाइंट हुआ? किसके द्वारा ज्वाइंट हुआ? हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ज्वाइंट हुआ। तो आपका यहीं पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ये सीधा आप याद कर लीजिए, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं। डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग की पहचान के लिए किया जाता है। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं कि डीएनए, देखिए अंगुली छाप मतलब क्या हुआ, समझे नहीं? फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट का उपयोग किस में आता है? माता पिता को पहचानने के लिए, जी हाँ होता है। बलात्कारी को पहचानने के लिए, हाँ। चोर को पहचानने के लिए, बदमाश को पहचानने के लिए, सब चीज़ में जितना भी क्राइम से रिलेटेड है जो भी है जहाँ इन्वेस्टिगेशन का जरूरत होता है उसमें सब में पता चल जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र का समायोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व का लिए कौन सा गुणसूत्र है? तो आपको याद रखिएगा, एक वो होता है मेल, जिसको क्या कहते हैं? मेल, जो कि पुरुष हुआ। फीमेल, क्या? मेल फीमेल। मेल का जो डोनेट मतलब डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं? तो मेल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, और फीमेल को ऐसे। ठीक है, तो जो मेल का गुणसूत्र है यानी जो पुरुष का गुणसूत्र का समायोजन है वो किस टाइप का होता है भैया? बताइए। एक्स वाई। किस प्रकार का होता है? एक्स वाई। जो फीमेल में होता है वो एक्स एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, फीमेल में जो होता है वो कैसा होता है? एक्स एक्स होता है। क्लियर? तो जो मेल में होता है एक्स वाई होता है, फीमेल में होता है वो एक्स एक्स होता है। तो मेल का जो युग्म, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र की समायोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? एक्स वाई। ठीक है, लेकिन अब जो पुरुष में ये चीजें आपको फोकस करनी चाहिए कि जो पुरुष में होता है वो युग्मक कौन सा बनता है, मादा में युग्मक कौन सा बनता है। तो पुरुष के युग्मक यानी गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और मादा का जो बनता है वो क्या बनाता है? एग, अंडाणु। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो 2 प्रकार के हो सकता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मेल में एक्स और वाई। तो स्पर्म या तो वाई भी हो सकता है या तो एक्स भी हो सकता है। लेकिन जो फीमेल है वो जो एग है, क्योंकि फीमेल में ऑलवेज किस प्रकार के पाए जाते हैं? ऑलवेज एक्स एक्स ही ना सिर्फ है, तो इसमें जब भी बनेगा तो एक्स टाइप का ही गैमीट बनेगा। किस टाइप का? एक्स टाइप का गैमीट बनेगा। ठीक है, तो यदि जो पुरुष का वाई गैमीट और मादा का एक्स गैमीट मिलता है तो एक्स वाई मिला, और एक्स वाई मिलेगा तो कौन सा लड़का बच्चा बनेगा? क्या?
पुरुष यानी बॉय बनेगा, और यदि मादा का एक्स और पुरुष का भी एक्स मिलता है तो लड़की बनेगी, जिसको हम लोग गर्ल्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या बोल रहे हैं, पुरुष के लिए पुरुषोक्त काल जो गुणसूत्र का समायोजन उत्तरदायी है वो कौन सा है, तो भैया एक्स वाई है। कौन सा है, एक्स आई। मादा के लिए एक्स एक्स है। ठीक है, और उसमें कौन सा किससे मिलने पर क्या बनेगा, इससे बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं करवाता हूँ, वो आप करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, तो मैं कुछ आपके लिए, आप चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे मैं समझूंगा कि उनका कॉन्सेप्ट ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्लियर है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन पढ़ना है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने पर बालक का जन्म होगा। बालक मतलब क्या हुआ, बालक माने लड़का, बालिका माने लड़की। तो लड़का का जन्म के लिए क्या होना चाहिए, तो लड़का का जन्म के लिए ऑप्शन छांटिए, पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई। भैया स्त्री में वाई गुणसूत्र होता भी है क्या, नहीं ना। स्त्री में तो ऑलवेज कौन सा, हम बताए थे ना, जो फीमेल होगी उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, सिर्फ एक्स एक्स होगा। जो मेल होगा उसमें क्या होगा, एक्स वाई दोनों होगा, एक्स वाई दोनों होगा। तो जो पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई से हो, स्त्री में वाई होता ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पुरुष का एक्स स्त्री का वाई, वही ऑप्शन है, गलत हो गया। पुरुष का वाई स्त्री का एक्स, जी हाँ, पुरुष का वाई, देखिए पुरुष का वाई स्त्री का एक्स है ना, ये दोनों मिलेगा तो लड़का क्या बन जाएगा, बच्चा जो बनेगा वो बालक बनेगा। क्या बनेगा, बालक बनेगा, लड़का बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स मानव प्रतीक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है। तो ये सबको पता है कि ये जो एड्स बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा होता है। किसके द्वारा, HIV के द्वारा होता है। ठीक है, और HIV को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मेरे साथ एक बार बोलिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। और HIV वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्या है, रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस इसलिए बोलेंगे क्योंकि जितने भी HIV वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, RNA। और कोई भी यदि वायरस हो जिसमें कि RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करे, क्योंकि देखिए ये जो वायरस होते हैं, वायरस का खास बात क्या है जानते हैं, विषाणु का, विषाणु में या तो जेनेटिक मटेरियल DNA ही होगा या तो RNA ही होगा। ठीक है, कोई एक ही हो सकता है। तो यदि RNA है तो उसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। और HIV जो है वायरस किस प्रकार का है, RNA वायरस है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रेट्रो वायरस हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये जो देखिए जंतु में जो इस प्रकार का फुट एंड माउथ रोग हो जाता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण होता है। तो जीवाणु में होने वाली फुट एंड माउथ का रोग का जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। समझ गए? तो इस तरीके से आज मेरा इतना सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए अच्छा सा, अगर बढ़िया लगा हो, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप बेस्ट अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं पढ़ के उसको थोड़ा सा अच्छा मोटिवेट हो जाऊं, जिससे कि और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकूं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव क्लास में।